नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द करंट अफेयर शो में। आज है 25 जून 2024। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल इंटरनेट की कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए कल का जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं आज आज के दिन के बारे में। आज जो 25 जून है, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड विटलिगो डे। ठीक है, इसको विटलिगो को हिंदी में सफेद दाग भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज जो है, आज के दिन सफेद दाग के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। और यह पहली बार जो है 2011 में मनाया गया था। ठीक है, और क्यों मनाया गया था 2011 में और किस दिन मनाया गया था? 25 जून का जो ये डेट है, इसको इसलिए निर्धारित किया गया था क्योंकि इसी दिन जो माइकल जैक्सन है उनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, और ये भी जो है सफेद दाग की समस्या से जो है ग्रसित थे। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया गया। ये समस्या जो है क्यों हो जाती है, ये समस्या जो है बहुत सारी इसके बारे में मिथक है, उसको अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये मिलेनोसाइट्स, आपके शरीर में एक सेल होती है मिलेनोसाइट्स। मेलानिन एक पिगमेंट होता है। तो मेलानोसाइट्स धीरे धीरे करके आपके शरीर से जब नष्ट होने लगती हैं तो मेलानिन नामक पिगमेंट आपके शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, और ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये त्वचा की डार्कनेस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, त्वचा की जो डार्कनेस होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जब वो समाप्त होने लगता है तो जगह जगह शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं सफेद कलर के। उसी को हम बोलते हैं सफेद दाग। ठीक है, अब कुछ मिथक इसके बारे में फैलाए गए हैं पूरी, मतलब देखेंगे आप हर जगह आपको सुनाई देता होगा कि खट्टी चीजें खाने से जो है ये फैलता है। ऐसा कुछ नहीं है, खट्टी चीजें खाने से ये फैलता नहीं है। मछली दूध का एक साथ सेवन करने से ये फैलता है या हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मछली और दूध का एक साथ सेवन किया जाए और उससे यह रोग फैले। ठीक है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है वो है छूने से फैलना। क्या यह रोग छूने से फैलता है? जी नहीं, यह रोग छूने से फैलता नहीं है, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित एक रोग है जो फैलने छूने से फैलता नहीं है। इसका मतलब यह छू छू कर फैलने वाली बीमारी नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड विटलिगो डे। ठीक है, 25 जून को। ठीक है, तो आज के लिए बस जो है, उम्मीद आपसे करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जानकारी होगी। ठीक है, चलिए अब आज के आर्टिकल पर चलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें जो है श्रीनगर को जो है वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। और यह पूरी दुनिया भर में श्रीनगर में बनने वाले क्राफ्ट का पूरी दुनिया भर में प्रमोशन होगा, इससे प्रमोट होगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट जो ग्रेट निकोबार में जो है 72,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वो किस प्रकार से वहां के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तीसरा आर्टिकल है पेशा एक्ट जो है। ठीक है, ये पेशा एक्ट जो कि जनजातीय समुदायों में स्वायत्तता बढ़ाने के लिए खास करके जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जो प्रावधान है वो जनजातीय इलाकों में खास करके 5वें शेड्यूल में, जो 5th शेड्यूल है संविधान का, उसमें जो भी क्षेत्र आते हैं वहां पर उनको एक्सपेंशन करने के लिए एक कानून आया था 1996 में। 24 अक्टूबर 1996 को लागू हुआ था। उसके बारे में बातचीत करेंगे। और चौथा आर्टिकल है मैटरनिटी लीव के संबंध में। तो ये जो मैटरनिटी लीव होता है, मातृत्व अवकाश, जिसमें महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती हैं या जब उनका वो होता है, मतलब बच्चा पैदा होता है, तो उसके कुछ दिनों बाद या तकरीबन 26 हफ्तों की जो उनको छुट्टी मिलती है, उसके संबंध में बात की गई। इसमें यह भी बताया गया कि सरोगेट मदर्स जो है, देखिए जब सरोगेसी होती है तो उसमें दो माताएं इन्वॉल्व होती हैं। एक वो जो कि बच्चा चाहती है और दूसरा वो जो 9 महीने तक अपने पेट में बच्चा जो कैरी करती है। तो जो कमीशनिंग मदर होती है जो ऐसा करवाती है, और जो धारण करती है बच्चा वो भी तो मदर ही है। तो दोनों की मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, कुछ भारत में कानून में बदलाव किया गया है। अब माता जो एक माता जो कमीशन कर रही है दूसरी महिला को उसके बच्चे को अपने पेट में धारित करने के लिए, उसको भी छुट्टी मिलेगी। इस बारे में जो है नए कानून आए हैं। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल गया है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण टैग है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। और आपको पता ही है
कि जम्मू कश्मीर जो है वो धरती पर स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, वहाँ की जो वादियां हैं, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ही सुखद होता है। वहाँ उसको देखना या उसको अनुभव करना अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव है। तो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिल गया है, जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल प्रदान करता है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर बात करें तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दुनिया भर में जो क्राफ्ट है और उसके जो आर्टिसंस हैं उनकी सुरक्षा और उनको प्रमोट करने के लिए काम करता है। दुनिया भर की जो विरासत है उसको संभालने का काम करता है। और ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को, इससे क्या होगा, इससे वहां का जो परंपरागत वहां जो क्राफ्ट है जो बन रहा है उसका एक प्रकार से प्रमोशन है और सेंट्रल एशिया में उसका एक बड़ा फैलाव होगा। ठीक है, चूंकि आप जानते होंगे कि श्रीनगर और जम्मू का जो पूरा एक परंपरागत क्राफ्ट है वो मध्य एशिया में खास करके ईरानियन क्राफ्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ईरानियन क्राफ्ट ऑलरेडी वहाँ के बहुत सारे जो है सिटीज हैं उनको ऑलरेडी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में टैग कर दिया गया है। और ये जो श्रीनगर है ये भारत का चौथा शहर है जिसको जो है एक्नॉलेज किया गया है, जिसको बनाया गया है कि यह वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी होगा। ठीक है, अब 14 ईरानियन सिटीज हैं, 14 ईरानियन सिटीज, जिनको वो क्राफ्ट सिटी के बारे में मतलब क्राफ्ट सिटी के अंतर्गत जो है लिस्ट कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़े सम्मान की बात है, ये बड़े गौरव की बात है और सम्मान की बात है कि श्रीनगर को इस लिस्ट में जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे श्रीनगर का जो क्राफ्ट है जो परंपरागत वहाँ का अपना विकास है उस पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है ये कुवैत में है। ठीक है, कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है पूरी दुनिया भर में, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, और इसको स्थापित किया गया था मिस एलन ऑसबॉर्न, ठीक है, वंडरबिल्ट, और मिस मार्गरेट एम पैच और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और जो पहला वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली था वो न्यूयॉर्क में 12 जून 1964 को जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बनने से क्या हुआ, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है ये यूनेस्को के अंदर भी जुड़ गया है, वहां के कंसल्टेटिव स्टेटस को प्राप्त कर चुका है कई सालों से। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये आपको कश्मीर का ही दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा, कितना सुंदर और बहुत ही शानदार दृश्य आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम जो है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2014 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल और AISBL के द्वारा। ठीक है, तो ये इसको लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोकल अथॉरिटीज का जो रोल होता है, खास करके जो क्राफ्ट बनाने वाले लोग होते हैं और वहाँ की जो कम्युनिटी जो कि वहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम है इसमें जयपुर जो कि राजस्थान का एक शहर है, ठीक है, एक मामल्लपुरम या मलप्पुरम तमिलनाडु का एक जो है शहर है, और मैसूर, इनको जो है ऑलरेडी क्राफ्ट सिटी के रूप में जो है सेलेक्ट कर लिया गया। और कश्मीर जो है वो भारत का चौथा ऐसा शहर बना। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL। ठीक है, तो कश्मीर का जो क्राफ्ट है वो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं उनके क्राफ्ट से काफी प्रभावित दिखता है। ठीक है, और ये और आपको पता भी होगा ईरान के बहुत सारे 14 शहर जो है WCC में जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के थ्रू जो है उनको लिस्ट भी कर दिया गया। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार में, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर आप इस फोटो इस स्क्रीन पर देखें तो आपको दृश्य में दिख रहा होगा कि जो 72,000 करोड़ का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या यह जो प्रोजेक्ट है वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। और अभी 17 जून को क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसने कहा कि डिमांड की कि इमीडिएट सस्पेंशन, मतलब कि तुरंत इसको रोक दिया जाए। ये जो नीति आयोग का प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार में,
उसको रोकने की बातचीत की गई कि उसको तुरंत ही रोक दिया जाए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया जो होनी चाहिए, ड्यू प्रक्रिया, जो एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, जो विधिक और संवैधानिक जो प्रक्रिया है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का, उनको संरक्षित करने का जो प्रक्रिया है, और इकोलॉजिकल और ह्यूमन कॉस्ट, मतलब मानवीय मूल्य पर ये जो उनको ताक पर रखकर ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वहां के पर्यावरण को, वहां की पारिस्थितिकी को, वहां के जो लोकल कम्युनिटी है, वहां की जो समुदाय है, जो जनजातियां हैं, उनको नकारात्मक रूप से, और खास करके वो जो कहा वहां पर जो कुछ प्रमुख प्राकृतिक कुछ स्थान है, उनको भी यह प्रभावित करेगा। और ये 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी जो शुरुआत हुई उसके बारे में समझ लीजिए। तो हुआ क्या कि मार्च 2021 में नीति आयोग ने एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसका खुलासा किया, तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए का, जिसको बोला गया होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइसलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो मतलब पूर्ण रूप से अंडमान और निकोबार आइसलैंड को डेवलप करने का एक प्लान नीति आयोग ने तैयार किया, और मार्च 2021 में उसका खुलासा भी किया, और इसकी जो कीमत है, ये कीमत तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए तय की गई, इसका बजट तय किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जरूरत थी कि बहुत सारी जमीन, बहुत सारी जो जगहें हैं, खासकर प्राकृतिक स्थान, तकरीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर की जो है, जो पूरा स्थान है, उसकी जरूरत पड़ी, और खास करके जंगल का जो इलाका है, उसको कहीं ना कहीं कुर्बान करना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरा, तकरीबन 10 लाख पेड़ जो है, उनको भी आप काट कर गिराएंगे, तब जाके इस प्रोजेक्ट को आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कर पाएंगे। अब जनवरी 2021 में भारतीय सरकार ने क्या किया कि वहां की दो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जिनको हम बोलते हैं द गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और द मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको क्या कर दिया, इनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया, या इनको डिनोटिफाई कर दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे नकारात्मक प्रभाव तो पड़ने वाला ही है, वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है उस पर बड़ा खतरनाक असर पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि वर्ष 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें अपने मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, मार्क्सिस्ट पार्टी ने प्रॉमिस किया, ऐसा वादा किया कि अगर हम पार्टी में आते हैं, हम सरकार बनाते हैं, तो हम ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, खास करके जो इतना भयावह, इतना डिजास्टरस है, और अंडमान निकोबार आइसलैंड की जो अपनी स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित करता है, इसको हम समाप्त कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरीके से इसका विरोध करके इसको खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहां का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां के जो जीव हैं, उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। खास करके ट्राइबल राइट ग्रुप जो है, वो भी, उन लोगों ने भी इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं इसका अलग स्तर पर, बहुत ही भयंकर स्तर पर इसका विरोध किया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि ये ग्रेट निकोबार कहाँ पर स्थित है, और ये जो कम्युनिटीज वहां की हैं, वो कहाँ रहती हैं। आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो कैंपबेल नेशनल पार्क है, ये नॉर्थ, मतलब उत्तरी, इसकी अवस्थिति उत्तर है, और उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर गैलेथिया नेशनल पार्क। देखिए, कभी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है, ये जो कैंपबेल नेशनल पार्क है, या ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, या गैलेथिया नेशनल पार्क है, इसकी उत्तर से दक्षिण स्थिति क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। जब आएगा क्वेश्चन तो आपको लगेगा इतना कठिन सवाल आ गया, लेकिन ये करंट अफेयर का बहुत ही सामान्य सा एक मुद्दा है, तो इस पर आप अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। ठीक है, अब चलिए समझिए अवस्थिति। जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड है, उसकी अवस्थिति, अगर आप मैप, इंडियन मैप को देखें, तो आपकी स्क्रीन पर इंडियन मैप दिख रहा होगा। उस मैप पर अगर आप देखना चाहें, तो ये जो लाल कलर के बॉक्स में हिस्सा आपको दिख रहा है, यही है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये तो भारत, ये इंडिया का मैप है, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, ये इसका ईस्ट हिस्सा है। ठीक है, तो मैप पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो मैपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैपिंग आपकी तभी अच्छी हो पाएगी जब आप अच्छे से करंट अफेयर को कवर करेंगे, और जो भी स्थान आपको करंट अफेयर में दिखाई पड़े उस पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए, और रोज के रोज उसको आप कवर करिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा द आइसलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार के बारे में समझते हैं। तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा मान सकते हैं, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और एक पार्ट है, ये किसका पार्ट है, अंडमान और निकोबार आर्किपिलेजो, जिसमें 600 से अधिक या तकरीबन 600 आइसलैंड है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है। ये जो 600 आइसलैंड और आइसलैंड है, ये ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है। ठीक है, अब ये एक हिली एरिया है, ये एक पहाड़ी इलाका है, जो कि तकरीबन यहाँ पर लस रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत भयंकर बारिश होती है यहाँ पर, और तकरीबन 3500 mm का एनुअल रेनफॉल दर्ज किया जाता है यहाँ पे। 3500 mm का एनुअल रेनफॉल मतलब एक वर्ष में तकरीबन औसतन 3500 mm बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी पाया जाए, क्योंकि इतनी अच्छी मात्रा में यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफी रिच है, बहुत अच्छे से, बहुत घना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंडेंजर्ड और कुछ एंडेमिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जो कि सिर्फ इसी आइसलैंड पर है, जैसे कि जियांट लेदरबैक, द जियांट लेदरबैक टर्टल, द निकोबार मेगापोड। ठीक है, इसी के नाम पर सोचिएगा कि इसी के नाम पर सीधे सेंचुरी बना दी गई है मेगापोड के नाम पर, और द ग्रेट निकोबार क्रैक। ये सब सवाल आपको पूछा जा सकता है कि ये सारे जो जानवर हैं ये किस आइसलैंड के एंडेमिक स्पीसीज हैं, क्योंकि कहीं और नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण निकोबार ट्री श्रीव जो है, ये भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण जो है वेजिटेशन है, और इसका पूरा अपना जो इलाका है ये तकरीबन 910 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और मैंग्रोव भी यहाँ का एक बहुत अच्छा हिस्सा, और पांडन फॉरेस्ट एलोंगेट्स कोस्ट, मतलब इसके समुद्री किनारों पर जो है पांडन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यह आइसलैंड जो है दो महत्वपूर्ण ट्राइबल कम्युनिटीज का घर माना जाता है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण ट्राइबल कम्युनिटीज है, ये दो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन बनना समझ लीजिए तय ही रहता है हमेशा। तो यहाँ का जो आइसलैंड है वहाँ दो कम्युनिटीज हैं, एक तो सोम्पेन कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको ट्राइबल कम्युनिटी आप बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है, निकोबारीज। मतलब कि इस आइसलैंड के दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक तो सोम्पेन है, दूसरा निकोबारीज है। तो जो सोम्पेन जनजाति है वो तकरीबन 250 है, टोटल 250 की संख्या में है, और ये जो अधिकतर रहते हैं, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनके इंटीरियर इलाके में, मतलब जंगल के अंदर पाए जाते हैं, और रिलेटिव रूप से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग थलग, ये मतलब दूसरी जनजातियों से बहुत कटे हुए होते हैं, और एक प्रकार से इनको आप बोल सकते हैं हंटर हैं, गैदरर्स, मतलब शिकारी हैं, और अपना भोजन इकट्ठा हुआ करके उसी को खाते हैं। ठीक है, और इनको भारत का जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी जो बोलते हैं हम, उसमें भी इनको शामिल किया गया है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है पार्ट है इसका। ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का एक लिस्ट है अपने आप में। तो जो निकोबारीज कम्युनिटी है, जो निकोबारीज जनजाति है, वो क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, मतलब मछली पकड़ते हैं और फार्म करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो जनजाति है वो क्या करती है, वो फूड गैदरर्स है, हंटर एंड गैदरर्स, और ये क्या कर रहे हैं, ये फार्मिंग कर रहे हैं और फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इनका भी अपने आप में दो ग्रुप है, मतलब निकोबारीज कम्युनिटी जो है वो भी दो ग्रुप में है। पहली कौन सी है, द ग्रेट निकोबारीज, और दूसरा कौन है, द लिटिल निकोबारीज। मतलब जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में रह रहे हैं उनको ग्रेट निकोबारीज बोलेंगे, और जो लिटिल निकोबार में रह रहे हैं उनको द लिटिल निकोबारीज बोलेंगे। और ये अलग अलग तरीके की बोलियां जो है डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि निकोबारीज लैंग्वेज। ठीक है, द सोम्पेन, और जो सोम्पेन जनजाति है उनका अपना खुद का एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो किसी भी डायलेक्ट से मैच नहीं करता, उनका अपना एक खुद का जो है लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये तो पूरा मामला आपका इन जनजातियों के बारे में हुआ। आगे जो है और समझिएगा, जो मेजॉरिटी है, खास करके द मेजॉरिटी ऑन ग्रेट निकोबार कंप्राइजेस पीपुल हु सेटल्ड ऑन द, अच्छा इसमें एक चीज ये बताई गई है कि जो निकोबार आइसलैंड है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां की जनजातियां ही रहती हैं। 1968 से 1975 के बीच में हुआ क्या कि भारतीय सरकार ने बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री सर्विसमैन
को बाहर से भेजा वहां रहने के लिए, जैसे कि पंजाब से भेज दिया, उत्तर प्रदेश से भेज दिया, बिहार से भेज दिया, महाराष्ट्र से भेज दिया, आंध्र प्रदेश से भेज दिया, कर्नाटका से भेज दिया और तमिलनाडु से भेज दिया। मतलब बहुत सारे बाहर के लोग भी जो है वहां पर गए और तकरीबन 330 घर परिवार वाले जो है वहां पर उनको 15 एकड़ की जमीन में उनको दिया गया, ठीक है, वहां पर रहने के लिए। और बहुत सारे विलेज भी बनाए गए, जैसे तकरीबन जो है कैंपेबल बे हो गया, गोविंद नगर हो गया, जोगिंदर नगर, ऐसे विजयनगर, ऐसे करके बहुत सारे जो है विलेज भी बहुत सारे बनाए गए, जो कि वहां पर रेवेन्यू के लिए उनको बनाया गया था। मतलब अपने आप में अलग से एक शहर, अलग से एक जगह जो है वहां पर बसाई गई, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो नीति आयोग का प्रोजेक्ट है जिसका इतना इतना विरोध हो रहा है वो है क्या असल में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो डेवलपमेंट करने के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसके लिए जो है 72,000 करोड़ का एक कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट है, जो कि वहां पर अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएगा, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएगा, वहां पर एक पावर प्लांट बनाएगा और वहां पर एक पूरा शहर बसाने का जो है पूरा प्रोसेस है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वहां पर ही एक स्थापित कंपनी है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। उसी के साथ जो है कॉर्पोरेट करके, उसी के साथ मिल करके यह पूरे प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करने के प्रयास में है, ठीक है। अब इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर जो पारिस्थितिकीय समस्याएं आ सकती हैं इस डेवलपमेंट की वजह से, और वहां पर जो ट्राइबल राइट्स हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनके जो अपने अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से इसका बहुत ही अलग स्तर पर विरोध होगा। आपको मैंने बताया कि तकरीबन 130 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड जो है बर्बाद हो जाएगा इसमें, और तकरीबन 10 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो ये अपने आप में खुद ही दिखा रहा है कि कितने बड़े स्तर पर जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशा के बारे में पीईएसए एक एक्ट होता है, द एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। इसमें बताया गया कि जो पेशा है उसने जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है भारत में उसको बूस्ट किया है, बढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसका अपने आप में एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि इस एक्ट ने क्या किया है, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल एक्टर्स के रूप में जो है यूज किया, और जो कि क्या कर रहे हैं कि उनको जरूरत थी, नीडेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फॉर देयर लिवलीहुड, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, खास करके जंगल की जो वस्तुएं होती हैं, वो वहां के जनजातियों के लिए बड़ी आवश्यक है, उसी पर तो वो अपना जीवन गुजारते हैं। तो उनको एक एक्टर बना देना, उनको एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बना देना इस क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी चीज है, और इसकी वजह से जो है जंगलों का जो है प्रोटेक्शन हो पाया है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है इसका मेन अप्रोच क्या था कि बहुत लॉन्ग ग्रैपल्ड में इसमें दो समस्याएं बड़ी सामने आती थी। जब स्टार्ट हुआ तो इसमें दो समस्याएं सामने आती थी। पहली समस्या आती थी कि क्या हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करें पहला, या जो वहां से जो रिसोर्स पैदा हो रहा है, उस जंगल से जो रिसोर्स पैदा हो रहा है, मतलब वहां की जो लकड़ियां हैं या और बहुत सारी चीजें, उनका यूज लोकल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाना चाहिए कि नहीं। तो बेसिक अगर दो शब्दों में देखा जाए तो कंजर्वेशन, अगर ये लड़ाई कौन सी थी, कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, दो लड़ाई थी, कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब संरक्षण किया जाए कि आर्थिक विकास किया जाए, ये लड़ाई थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं पेशा एक्ट के बारे में, इसको समझ लेते हैं। तो ये इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। ये 1996 में लाया गया, ठीक है, और 24 दिसंबर 1996 को ये इनेबल किया गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेन उद्देश्य था, क्यों ये बनाया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि बहुत लंबे समय से जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने मांग की कि हमको भी सेल्फ रूल करना है, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमको स्वायत्तता चाहिए, हमको अपने खुद के मामले पर हमारा ही नियंत्रण चाहिए। तो कोई ऐसा कानून बने जो हमको ऐसी शक्तियां प्रदान करे कि हम खुद से ही
जो है अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों पर हम कंट्रोल कर सके। तो पेसा एक्ट जो है 24 दिसंबर 1996 को एनेबल किया गया, लागू किया गया, जिसमें कि ट्राइबल सेल्फ रूल की बात की गई। खास करके 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उन पर यह लागू किया गया। ठीक है। द एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजंस ऑफ पंचायत टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ 5th शेड्यूल्ड स्टेट। मतलब 5वीं अनुसूची में जो स्टेट हैं उन पर जो है पंचायत का जो रूल है उसको एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन उसका किया गया कि वो सेल्फ रूल कर सके। क्योंकि ये जो पंचायती रूल होता है ये कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस का ही एक तरीका है कि गांव में अपनी सरकारें हों और गांव जो है खुद को ही आत्मनिर्भर बनाए। तो ऐसी परिस्थिति को जनजातीय इलाकों में बढ़ाने के लिए ऐसी बात की गई। ठीक है। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं भारत में वो कहीं ना कहीं हाशिए पर स्थित है। वो भारत की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है उससे बहुत दूर है। जो भारत की मुख्य धारा की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है, जो प्रणाली है, उससे जनजातियां जो हैं बहुत ज्यादा दूर हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए, उनको विकास देने के लिए कहीं ना कहीं हमको ऐसा कोई कानून तो बनाना ही था। उनका कल्चरल इरोजन भी बहुत हुआ। ठीक है। उनका जो सांस्कृतिक क्षरण आप इसको बोलते हैं कि कल्चरल रूप से बड़े कमजोर हुए। उन सारी चीजों को मजबूत करने के लिए पेसा एक्ट जो है बहुत तरीके के ये प्रावधान करता है। ठीक है। और खास करके जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो जो है कहीं ना कहीं ये ट्राइबल एरियाज पर लागू करने की बात करता है। ठीक है। जो पेसा एक्ट होता है ये कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां जो है ग्राम सभा को देता है, जो कि शेड्यूल्ड एरिया की ग्राम सभाएं हैं उनको बहुत ताकत देता है। ठीक है। स्पेशली विशेष रूप से जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके जो भौतिक प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहां की जो ग्राम सभा है उनको बहुत ताकत देती है। और जो मेन तर्क है इस एक्ट का, जो मेन रीजन है कि इस एक्ट को क्यों लाया जाए, ये इसलिए लाया गया जिससे कि जो जनजाति है, खास करके जनजातीय जनसंख्या जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको शोषण से बचाने के लिए, उसको शोषण से बचाने के लिए एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ग्राम सभा का रखा गया, जिससे कि सक्रिय रूप से ग्राम सभा अपना काम कर सके और जनजातियों का जो शोषण होता है, खास करके उनके जो संसाधन है, उनका जो मिट्टी है, उनकी जो उनके पेड़ पौधे, उनके जो फॉरेस्ट हैं, उनका कहीं ना कहीं जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए ऐसा जो है कानून लाया गया। और ये शेड्यूल 5 में जो है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स, जिसमें 5वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है। चलिए, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अगर देखें तो सबसे बड़ा फायदा है पेसा एक्ट का एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इस एक्ट से जो है ट्राइबल कम्युनिटीज को बड़े स्तर पर फायदा मिला। उनको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान की गई, ग्राम सभाओं को ताकतवर बना दिया गया। ठीक है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज की ग्राम सभाएं हैं उनको ताकतवर बना दिया गया और इससे इंपावरमेंट हुआ। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, जो जमीनी अधिकार थे, जनजातियों के जो जमीनी अधिकार थे, इस एक्ट के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको सुरक्षा दी गई। और तीसरा जो है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जो जनजातियां होती हैं वो समाज की जो मुख्य धारा है उससे थोड़ी अलग उनकी अवस्थिति है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, खास करके उनको जो सांस्कृतिक, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक उनके रीतियां हैं, उनको अगर हम प्रिजर्व ना करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो जितनी भी ऐसी जातियां हैं, ऐसी जनजातियां हैं, उन वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो उनको प्रिजर्व करने का भी काम इस पेसा एक्ट ने किया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी उनको वो बहुत अलग स्तर पर उनको एक फायदा मिला। ठीक है। अब अंतिम आर्टिकल के साथ आते हैं, मैटरनिटी लीव, इसको मातृत्व अवकाश बोलते हैं। मैटरनिटी लीव फॉर पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी, मतलब कि ऐसी माताएं जिनके बच्चे सरोगेसी के थ्रू पैदा होते हैं उनको भी छुट्टी लेने का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा एक नोटिफिकेशन दिया, ऐसा नोटिफाई किया है कि उसने कुछ कानूनों को संशोधित किया है, उनको अमेंड किया है, जिससे कि वो वुमेन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और उनकी जो क्या कहते हैं बच्चे जो है मैटरनिटी लीव से, सॉरी, सरोगेसी से पैदा हो रहे हैं,
तो उनको 180 दिनों का अवकाश मिले। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा सरोगेसी क्या होती है समझ लीजिए। सरोगेसी का मतलब होता है, सरोगेसी में समझिए कि एक तो मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का जब कपलिंग होती है, ठीक है, तो जाके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम समझिए। अब होता है क्या है, कई बार जो माता है वो जानबूझकर जो है, जानबूझकर वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, या ऐसी उनकी स्थिति, या मान लो किसी प्रकार का रोग हो, या उनकी शरीर की स्थिति वैसी ना हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक महिला को जो है कहीं ना कहीं कुछ पैसे दे करके उनको जो है अपने ही बच्चे को उनके पेट में जो है ट्रांसफर करते हैं। अब बच्चे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ऐसी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया आगे है वो उनके, जो महिला है जो सरोगेट मदर बनती है उसके पेट में ट्रांसफर करते हैं, और 9 मंथ जो कि डिलीवरी का टाइम है, उतने महीने तक वो अपने पेट में उसको धारण करती है, और उसके बाद वो बच्चा सौंप देती है कमीशनिंग मदर के पास, जिसने उनको इस काम के लिए रखा था। तो ये पूरा मामला होता है सरोगेसी का। ठीक है, तो सरकार ने एक नया रूल अब जो है अडॉप्ट किया है, नया संशोधन किया है, जिसके थ्रू उसने ऐसा कर दिया है कि द गवर्नमेंट आल्सो अलाउड द कमीशनिंग मदर, मतलब ऐसी माता जिसके पेट में बच्चा तो नहीं है, क्योंकि उसने तो वो दूसरी महिला को ऐसा काम करने के लिए जो है कमीशन किया हुआ है, रखा हुआ है। उसके साथ साथ मतलब इन दोनों महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, मातृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ फादर जो है, जो पिता है, उसको भी पैटर्निटी लीव मिलेगा, वो 15 दिनों का मिलेगा। ठीक है, और ये सारे जो कानून है, ये सारे बदलाव किसमें किए गए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। ठीक है, सरोगेसी के मामले में, अगर सरोगेसी की बात की जाए, तो सरोगेट जो है उसको भी जो है कमीशनिंग मदर के साथ जो है एक 180 दिन की छुट्टी मिलेगी। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण कैटेगरी ध्यान रखिएगा कि इनके पास 2 बच्चों से कम बच्चे होने चाहिए, मतलब 2 बच्चे अगर हैं तो ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी, एक बच्चा हो तो छुट्टी मिलेगी, ये बात ध्यान रखें। एक बच्चे से अधिक हुआ तो आपको जो छुट्टी मिलने वाली है वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, और अभी तक क्या था, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि मैटरनिटी लीव जो है वो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या कहते हैं सरोगेसी के मामले में मिला मिला जाए, या उनको भी मिलनी चाहिए, ऐसा कोई रूल अभी तक नहीं था। ये नया रूल लाया गया कि सरोगेसी में भी जो है अब ऐसी छुट्टी मिल सकती है। तो किसको किसको छुट्टी मिलेगी, एक तो एक मदर है जो कि कमीशनिंग मदर है। ठीक है, जिसने सरोगेट मदर को रखा हुआ है। ठीक है, सरोगेट को जिसने रखा हुआ है, एक नंबर इसको भी छुट्टी मिलेगी, दूसरा सरोगेट को भी छुट्टी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, सरोगेट को भी छुट्टी मिलेगी, तीसरा जो फादर है उसको भी छुट्टी मिलेगी, तीनों लोगों को छुट्टी मिलने वाली है। ठीक है, और ये मैटरनिटी पैटर्निटी लीव इसको आप बोलते हैं, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश। ठीक है, और ये नया रूल कौन सा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल अमेंडमेंट रूल्स 2024, जो कि जून 18 को नोटिफाई किया गया। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस है, इसमें ये बताया जाता है कि सरोगेसी, ये जो सरोगेट मदर है, इसका कब कब मतलब कैसे इसका इस्तेमाल होगा, या किस परिस्थिति में। जैसे आज के जमाने में आपको पता है सेम सेक्स कपल्स होते हैं, जिसमें पुरुष पुरुष रहेगा। ठीक है, तो ये तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता किसी कीमत पर, आपको पता ही है, तो इनको भी सरोगेट मदर की जरूरत पड़ जाएगी। दूसरा, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, अब मैंने बताया जैसे कि आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सरोगेट रखा हुआ है। ठीक है, एक सिंगल वुमेन, अकेली माँ, अकेली है और वो बच्चा जो है अडॉप्ट करना चाहती है। ठीक है, या बच्चा वो करना लेना चाहती है, तो वो कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको सरोगेसी, और सिंगल मैन, जो सिंगल पुरुष है, सिंगल पिता है, उसको भी ये सारे कैरियर्स जो है गेस्टेशनल कैरियर्स होते हैं, जो मतलब ऐसी महिलाएं होती हैं
जो अपने पेट में बच्चे को धारण करती हैं 9 महीने के लिए, इनको सरोगेट मदर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। और ये तो एग्जिस्टिंग जो अभी तक का रूल है उसमें बताया गया है, एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब एक महिला जो कि सरकारी सर्विस कर रही है वो क्या करती है, और एक सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब अकेला पिता, उनको क्या है, उनको चाइल्ड केयर लीव के लिए 730 दिनों तक जो है पूरे उनके ड्यूटी पीरियड में छुट्टी मिलती है, 730 दिनों तक। ठीक है, और जो सरोगेट मदर है मतलब द वुमेन हु बियर्स चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशनिंग मदर। सरोगेट मदर किसको बोलेंगे? ऐसी महिला जिसने कमीशनिंग मदर के आधार पर बच्चे को धारित किया हुआ है, मतलब कि उस महिला के बच्चे को अपने पेट में रखा हुआ है जो असली मां है बच्चे की, असली वाली जो मां है। ठीक है, एक मां तो है बायोलॉजिकल, हालांकि ऐसे देखें तो बायोलॉजिकल दोनों ही मदर्स हो गई, लेकिन एक मां है जिसका वो बेटा, लेकिन उसके पेट में वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा जो है दूसरी महिला के पेट में है, तो वही तो सरोगेट मदर हो गई ना। तो उसको भी छुट्टी लेने की जो है बात की गई है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, और ये जो पूरा नोटिफिकेशन आया है ये द पर्सनल मिनिस्ट्री क्लेरिफाइड इन द अमेंडेड रूल्स, मतलब जो नया संशोधित कानून बनाया गया उसमें इस बात को बताया गया। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल्स है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम, महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और उनके काम आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।